हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस पे आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 52, जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब देखिए, ये सीरीज सिर्फ वीडियो लेक्चर की सीरीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सीरीज जो है, ये एक तरह से आपकी कंप्लीट सीरीज है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू ट्रिक्स भी आप इसके अंदर समझ सकते हैं। प्लस 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की एक बुकलेट हमने लॉन्च कर दी है। इसका पार्ट 1 हम लॉन्च कर दिए, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, 200 प्लस टॉपिक्स है। इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही ईजियर मैनर के अंदर, बहुत ही ईजीएस्ट वे के अंदर, जिससे कि बच्चे को एक बार ही पढ़े और उसको समझ में आ जाए, वैसे हमने इसके अंदर कुछ बताया गया है। ठीक है, आइए ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड बेनू हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? एस्ट्रॉयड का मतलब होता है उल्कापिंड। अब देखो, एस्ट्रॉयड का मतलब यह है, एस्ट्रॉयड का मतलब कि बिलियन साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 4+ बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो कुछ तो प्लेनेट्स बन गए। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ पर प्लेनेट्स दिखते हैं। ठीक है, कुछ प्लेनेट्स बन गए, कुछ थोड़े से रेमिनेंट्स रह गए उसके। ठीक है, बचे कुछ प्लेनेट्स, जिनको इनको एस्ट्रॉयड्स को माइनर प्लेनेट भी बोलते हैं बच्चों। माइनर प्लेनेट, छोटे प्लेनेट्स। ठीक है, बचे हुए प्लेनेट्स रह गए, जो कि मार्स और जुपिटर की जो बेल्ट है ना, मार्स और जुपिटर के बीच के जो एरिया है, उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे बोला जाता है 1 से लेकर 9 मिलियन तक एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर की बेल्ट के अंदर है। ये मार्स और जुपिटर की बेल्ट के अंदर, जुपिटर की बेल्ट के अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम बना था, तो कुछ तो प्लेनेट बन गए, कुछ प्लेनेट बनते बनते रह गए। ठीक है, माइनर प्लेनेट्स जिनको अपन बोल रहे हैं, वो एस्ट्रॉइड है, वो अभी तक घूम ही रहे हैं किसके अंदर? स्पेस के अंदर। मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई मार्स और जुपिटर के बीच वाली बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोला जाता है। अब ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड है अपना बेनू। बेनू नाम का एक एस्ट्रॉइड है। ठीक है, ये देखो कि नाम, सबसे पहले देखो बेनू नाम क्या है सर? ऐसे तो घर का नाम भी नहीं होता, ये तो बेनू। बेनू एक्चुअली एक इजिप्टियन डेटी के ऊपर ये नाम इसके अंदर है। ठीक है, इजिप्टियन डेटी, जैसे देवी देवता होते हैं ना, वैसे। तो इजिप्ट की एक डेटी थी, उसके नाम पर, उसके नाम पर ये बेनू नाम इसको एस्ट्रॉइड का पड़ा है। अब देखो, बेनू इज एन एंशिएंट एस्ट्रॉइड करंटली मोर देन 200 मिलियन माइल्स फ्रॉम द अर्थ। अरे अच्छा हुआ सर, हमको लगा कल ही आके नीचे गिर जाएगा कहीं बेनू। पर बेनू आने वाले समय में नीचे गिरेगा। ठीक है, पर अभी हमसे 200 मिलियन माइल्स अवे है हमसे। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में, जैसे 2175 या 2199 ईयर के अंदर यहाँ पर ही गिरेगा। मतलब अभी चल रहा है 2024, तो 22वीं शताब्दी के अंदर इसके और इसके बीच में, ठीक है, 2199 के बीच में कभी आके अर्थ के ऊपर गिरेगा। ओ माय गॉड सर, गिरेगा तब देख लेंगे। अभी क्या है, एस्ट्रॉइड बेनू के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। राइट, द एस्ट्रॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय अ टीम फ्रॉम द नासा फंडेड लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम इन द 1999 के अंदर इसको क्या करा गया, इसको यहाँ पर इस तरह से देखा गया। ये नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर है ना। अब नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। पहले इस एस्ट्रॉइड बेनू के बारे में और थोड़ी हम बात कर लें। देखो, ये बी टाइप एस्ट्रॉइड है। बी टाइप मतलब क्या है सर? ये बी टाइप मतलब ये है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ना, एंड वेरियस अदर एलिमेंट, ये बहुत ही ज्यादा पाया जाता है ना। बहुत सारे होते हैं, बी टाइप, सी टाइप। ठीक है, एक साथ कभी इनको बैठकर मैं आपको समझा दूंगा ये एस्ट्रॉइड के कितने टाइप्स होते हैं ना, या फिर एक शॉर्ट वीडियो इसके अंदर बना देंगे अपन। ठीक है, तो अभी ये देखो, बेनू, बी फॉर बेनू, बी फॉर बी टाइप, ऐसे याद कर लोगे। और बी टाइप का मतलब जिसके अंदर कार्बन और अदर मिनरल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ, अब देखो इसके अंदर बी टाइप है तो हाई कार्बन कंटेंट है। इसके अंदर ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली 4% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जो लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो 96% लाइट तो ऑब्जॉर्व कर लेगा और 4% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये बहुत कम है, 96% लाइट एब्जॉर्ब हो गई और सिर्फ 4% लाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको अगर तुम वैसे देखो, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो, तो अर्थ जो है ना 30% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अर्थ 30% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है ना। 70% इसके अंदर रह जाता है। जबकि एस्ट्रॉयड बेनू जो है, वो क्या कर रहा है, 96% तो अपने अंदर रख रहा है और 4% जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। तो आप यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन कंटेंट, बिकॉज कार्बन कंटेंट बहुत हाई है, इट रिफ्लेक्ट अबाउट 4% ऑफ द लाइट दैट हिट्स इट, विच इज वेरी लो व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर प्लेनेट लाइक वीनस, विच इज रिफ्लेक्ट्स अबाउट 65। वीनस जो होता है 65% तक लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि ये जो है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये बी टाइप का एस्ट्रॉयड है, इसलिए क्या है, इसके अंदर
आप देख सकते हैं यहाँ पर 4% लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट करता है। देखो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 30%। कभी ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं, पर मैंने रिलेटिव कंपैरेटिवली एनालिसिस करने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। चलो भाई, अब एस्ट्रॉयड अगर बेनू के अंदर देखें ना, बेनू भाई तेरे अंदर क्या है ना, कि तेरे अंदर अगर हम जैसे अर्थ के अंदर आप देखेंगे मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर है, ठीक है। इसी तरह से बेनू के अंदर जाकर देखेंगे तो 20 से 40% बेनू के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। ओहो, एम्प्टी स्पेस है, समझ में आ रहा है। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो है ना 10 मिलियन ईयर अगो ये सोलर सिस्टम जब फॉर्मेशन था, तो यहाँ पर इस तरह तब ये कभी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ऐसा बना जाता है, देखिए अराउंड 20 से 40% ऑफ बेनू इंटीरियर्स इज एम्प्टी स्पेस। साइंटिस्ट बिलीव दैट इट वाज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन, ठीक है। पहले 10 साल के अंदर बन गया था, 10 मिलियन ईयर अगो के अंदर बन गया था, implying that it is roughly 4.5 billion year ago, ठीक है साहब। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट बेनू विच इज क्लासिफाइड एज नियर अर्थ ऑर्बिट माइट स्ट्राइक द अर्थ इन 22nd सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी में आकर भिड़ेगा, बिटवीन 2175 एंड 2199 के बीच में कभी आकर भिड़ेगा। तो नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये है। नियर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लो। नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर वो धूमकेतु या वो उल्कापिंड्स, ठीक है, जो कि नियर बाय प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये समझो कि अब देखो अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। कोई भी बॉल ऊपर उछालोगे तो नीचे आएगी, ठीक है ना। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, तो उसका दिमाग चल गया, उसने बोला एप्पल सर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उसको लगा कि कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ। अब कोई भी अर्थ की ग्रेविटी के अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत दूर स्पेस के अंदर भी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ एक पॉइंट तक ही लगता होगा। अब मान लीजिए ये रेंज है, इसके अंदर कोई भी आ गया ना, तो अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ इसको खींच लेगी। मान लो ये है इसकी रेंज के अंदर, है ना, ये वाला ऊपर वाला जो है उसके रेंज के अंदर है, जस्ट अ सेकेंड, यस ये वाला, तो ये इसको अर्थ खींच लेगी, पर इसको नहीं खींच पाएगी, ठीक है। तो नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, आर कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड नज्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लैनेट्स इनटू द ऑर्बिट्स व्हिच अलाउ देम टू एंटर इनटू द अर्थ्स नेबरहुड, ठीक है। आसपास कोई भी जो नियर बाय प्लैनेट्स हैं, वो उसको खींच रहे हैं, खींच के वो हो सकता है कि उस रेंज में आ जाए जो कि अर्थ का ऑर्बिट है, उसकी रेंज में आ जाए, ठीक है। अर्थ के जो ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है उसकी रेंज में आ जाए। तो अगर उसकी रेंज में आ गया तो भैया वो नीचे आएगा फिर। और ऐसा माना जा रहा है कि हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन है कि 2175 या 2199 के अंदर ये अर्थ पे आके भड़ाम से गिरेगा, ठीक है। फिर कोई क्रेटर वेटर बनेगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के अंदर उस समय, करंट अफेयर्स में, राइट। तो टाइप हम कह रहे हैं ए स्मॉल नियर अर्थ कार्बन रिच एस्ट्रॉयड, जो कि बी टाइप एस्ट्रॉयड, एज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है भाई। कंपोजिशन एस्टेब्लिश विद इन 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि खुद अगर ये देखें 4.5 बिलियन ईयर अगो ये बना था। क्लोज एनकाउंटर्स कम्स वेरी क्लोज टू द अर्थ एवरी 6 हर 6 साल के अंदर काफी पास में आ जाता है अर्थ का। तो आई होप एस्ट्रॉयड बेनू इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये भाई साहब हमेशा न्यूज में रहेंगे, 4-5 साल तो कहीं नहीं जाने वाले, ये करंट अफेयर्स में रहेंगे, ठीक है। कोई भी होता है, जैसे राम जन्मभूमि वाला केस हुआ, तो पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी, और मस्जिद को फिर तोड़ के वापस मंदिर बना दिया है। इसी तरह से अब आप देखेंगे दूसरा केस भी है, कृष्ण जन्मभूमि का केस भी है। उसमें भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी, अब मस्जिद को तोड़ के फिर वापस मंदिर बने। पहले जब स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें उठी थी ना, जब बीजेपी के पार्टी ने, ठीक है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी तो फ्रंट रनर थे, उस वक्त उन्होंने क्या करा था, एक रथ यात्रा निकाली थी, है ना, अयोध्या के अंदर रथ यात्रा निकाली थी, देश के अंदर रथ यात्रा निकाली थी। अब जब ये रथ यात्रा निकली थी ना, तो देश के अंदर बहुत मोबिलाइजेशन हो रहा था कि भाई ये मंदिर जो था पहले मस्जिद था वो पहले मंदिर था, ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। तो फिर लोग, गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने सोचा, है ना, उसको वक्त की गवर्नमेंट जो थी वो थी, उसके उसके अंदर नरसिम्हा राव थे, ठीक है। नरसिम्हा राव ने सोचा कि यार ऐसे तो फिर हम लड़ते रहेंगे। तो उस वक्त एक एक्ट पास करा गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था ऐसा, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट
ऑर्डर ए ब्लैंकेट स्टे ऑन द वर्शिप एक्ट प्लीज। वर्शिप एक्ट प्लीज के ऊपर ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व करा है। अभी ये चीज तब समझ में आएगी जब आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझ में आएगा। तो देखो, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसे तो बहुत रिलीजियस राइट्स होते रहेंगे, है ना, कोई कोई मस्जिद गिराएगा, ठीक है, फिर कोई मंदिर गिराएगा, फिर मस्जिद गिराएगा, तो एक काम करते हैं हम वंस फॉर ऑल इस इशू को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे बोला गया 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वही रहेगा। अगर यहाँ मस्जिद है तो उसको मस्जिद ही मानेंगे, उससे पहले का नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे मंदिर है तो उसको मंदिर ही मानेंगे, उससे पहले का नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर बोला गया कि मस्जिद को मस्जिद ही माना जाएगा, चेंज रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा प्लेस ऑफ वर्शिप का, ऐसा बोला गया 15 अगस्त 1947 को। जो केस है वो ही रहेगा। अच्छा, अब फिर उस वक्त फिर सर ये राम जन्मभूमि वाला केस कैसा आया? राम जन्मभूमि वाले केस में तो फिर उसको मस्जिद को तोड़ के वो बना दिया है, मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, वो केस कैसे है? इस एक्ट के अंदर ये लिखा था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के अलावा जो सारे के सारे हैं और कुछ एक्सेप्शन दे रखे थे, उनके ऊपर उनका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, इट सीक्स टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट वाज इन 1947, जो मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947, एक्सेप्ट क्या है एक्सेप्शंस, केस ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के अलावा जो भी केस है उसका रिलीजियस, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट्स बैन द कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, और इवन ए सेक्शन ऑफ इट, कुछ उसका पोर्शन भी, इट इनटू ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ए डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कि दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं कर सकते। मस्जिद हो गई तो वो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर होगा तो मंदिर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन मस्जिद का मंदिर में कन्वर्ट कर दे, मंदिर का मस्जिद में कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आसान भाषा के अंदर ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, सेक्शन 4 क्लॉज 2 सेज दैट ऑल सूट्स, अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, दैट वर पेंडिंग ऑन द 15 अगस्त 1947 विल कम टू एन एंड। कोई भी ऐसा पहले से कुछ कोर्ट के अंदर जा रखा हो तो आपको वो सब एंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि वाला केस जा रहा हो, या फिर काशी वाला केस जा रहा हो, काशी विश्वनाथ मंदिर वाला केस जा रहा हो, तो वो सब जो होगा वो सब फिनिश हो जाएगा, विल कम टू एन एंड व्हेन द एक्ट कमेंस एंड नो फ्रेश प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड, और उसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी नहीं करता। तो अभी जैसे कृष्ण जन्मभूमि वाला केस हो रहा है ना, तो उसमें ऐसे बोला जा रहा है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, क्योंकि वहां पर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, ठीक है, उसके अंदर एक पोर्शन में कह दिया कि भाई आप पूजा कर सकते हैं। तो उसमें भी मुस्लिम जो है, मुस्लिम साइड जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो गया। तो ऐसे चलता रहेगा अभी 4-5 साल तक आप देखेंगे, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या तो पूरा ही हट जाएगा, या फिर क्या होगा, या फिर इसके अंदर करंट अफेयर्स में तो मतलब इसको रहना है। द एक्ट आल्सो इम्पोज ए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस लेजिस्लेटिव obligation on the state to preserve and protect the equality of all faith is an essential secular feature and one of the basic structure of the Indian Constitution। ऐसा इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाएगा, ये चीज है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की तरह है ये। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अयोध्या वाला डिस्प्यूट जो है वो एग्जाम्पशन था, और यहाँ पे लिख रखा है कोई भी आमसार के अंदर, ठीक है, आमसार मतलब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर कोई आ रहा है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, उसको एग्जाम्प्ट करा जाएगा। ए सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, कोई केस है वो फाइनली सेटल्ड हो गया और डिस्पोज्ड ऑफ हो गया तो वो इस एक्ट के एम्बिट से बाहर रहेगा। और एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टी और द और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय द एक्यूजिशंस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। ठीक है, तो ये सब एग्जेम्पशंस हैं जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, मतलब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनको इफेक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए राम जन्मभूमि वाला केस जो था फाइनली कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया, और वो एक्ट के अगेंस्ट में नहीं है बिकॉज ये एग्जेम्पशंस में आ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। अब ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन समझने से पहले आपको MPLADS स्कीम इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले इस स्कीम को समझ लेते हैं, फिर आपको इसको समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो MPLAD स्कीम क्या है? देखो देखो, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए MPLAD स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, अब मैं मान लो किसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ और मैं MP बन गया,
अब एमपी बन गया, सरकार अपना काम कर रही है, पर मेरे लोग मेरे से बोलेंगे ना कि भाई आपने तो वादा करा था ये सड़क बनवा दो, ये कुआं खुदवा दो, ये सब काम कर दो। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेरे पास भी कुछ पावर होनी चाहिए कि मैं भी कुछ काम करा सकूं। सरकारें तो करा ही रही है, सरकार तो करा ही रही है काम, मैं भी कुछ काम करा सकूं। एक तो ये तरीका है कि मैं सरकार के पास जाऊं, हाथ फैलाऊं कि भाई सरकार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ कर दो। एक तरीका ये है कि मेरे पास खुद के पास कुछ पावर हो। अब मेरे पास क्या पावर है, मेरे पास ये पावर है एमपी एलईडी स्कीम के अंदर कि 5 करोड़ रुपए का काम मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करा सकता हूं। ठीक है, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो देखो एमपीएलएडी इज ए प्लान स्कीम fully funded by the government of India. The annual MPLAD fund entitled per MP constituency is 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपीस का काम मैं करा सकता हूँ। तो अब मैं था लालची आदमी, मैंने कहा ये सही है, 5 करोड़ रुपए सीधे मेरे जेब के अंदर आएंगे और मैं क्या है पूरे पूरे पैसे को खा जाऊंगा और डकार भी नहीं मारूंगा। गवर्नमेंट ने बोला भाई इतने पागल नहीं है, हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो आपकी जेब में नहीं आएंगे वो। तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर समझो, बट दिस अमाउंट इज नॉट डिसबर्स्ड डायरेक्टली टू द एमपी। एमपी के डायरेक्टली जेब में नहीं जा रहे, बट टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ द चूजन डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगा उससे एमपी बोलेगा भाई वो जो मेरे 5 करोड़ रुपए मेरी जेब में ना डाल के तुम्हारी जेब में डाले हैं, उससे ये काम कर दो। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जाएगा कि पैसा क्या एमपी की जेब में जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के का पैसा? तो आप सोचेंगे यार ये तो क्वेश्चन में दे रखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, तो हाँ भाई एमपी की जेब में जाएगा, नहीं जाएगा। तभी तो एमपी परेशान हो गया, पहले देखो कितना खुश था, फिर इसको पता चला अरे मेरी जेब में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो इसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं, है ना, राज्यसभा के और इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर दो होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो तीन तरह के अपने एक तरह से क्या हो सकते हैं, एक तरह से तीन तरह के हमारे मेंबर्स हो सकते हैं। नॉमिनेटेड इसमें भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटेड लोकसभा के अंदर भी दो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना, और राज्यसभा के अंदर तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 12 नॉमिनेटेड होते हैं। पर लोकसभा के अंदर से अब दो नॉमिनेटेड वाले जो थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, वो एक अलग करंट अफेयर्स है, तो उसको पढ़ाएंगे भाई। लोकसभा के अंदर अब देखो मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा के अंदर मेंबर्स जो होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवा सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है, अच्छा राज्यसभा के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो पूरी स्टेट के अंदर, जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट के अंदर कहीं भी करा सकते हैं। राजस्थान स्टेट ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराएंगे, मैं मान लीजिए कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ हूं, तो लोकसभा का जो मेंबर है वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करा सकता है 5 करोड़ का। राज्यसभा का जो एमपी है, इलेक्टेड एमपी, वो पूरे पूरे स्टेट के अंदर कहीं पे भी करा सकता है। और नॉमिनेटेड जो मेंबर है लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो कहीं भी देश के अंदर कहीं भी काम करा सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, तो सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड थे पहले, है ना, नॉमिनेटेड मेंबर, तो वो कहीं पे भी करा सकते हैं देश के अंदर, जरूरी नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर अपनी स्टेट में कराएं, कहीं पे भी करा सकते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर कहीं पे भी करा सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टेड मेंबर अगर राज्यसभा का होगा तो वो अपनी स्टेट में कराएगा, और इलेक्टेड मेंबर अगर लोकसभा का होगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक इसमें एक लोचा और है कि अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी स्प्रेड ओवर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज ए नोडल डिस्ट्रिक्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। ऐसे हो सकती है ना कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, तो अब मैं किस में काम करूँ, किसके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पैसा जाएगा, तो मैं कोई भी एक चूज कर लूँ इसमें से, भाई इसमें मेरे को काम करवाना है। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन की जेब में नहीं जा रहा है पैसा, सबसे पहले तो ये समझो, किसके पास जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जा रहा है। ठीक है, तो देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड वर्क, अब ऐसे काम चलता है इसके अंदर, वो रिकमेंड करेगा कि भाई ये वाला काम है ना हमको कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कराना है। फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बोलेगा अच्छा, वो सैंक्शन करेगी और सेलेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। फिर कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग वर्क लिस्टेड एट द डीएज ऑफिस। ठीक है, एमपीएलएडी गवर्नमेंट इसके अंदर जाएगा। सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, इसके बारे में पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अच्छा ये जो स्कीम है पूरी मॉस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है, ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी, ये फिर 5 करोड़ रुपीस एनुअली रिलीज करेगी इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 करोड़ डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, और फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इसके अंदर रखेंगे। तो देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल गिव हिज चॉइस ऑफ नोडल डिस्ट्रिक्ट इन एनेक्चर 1 ऑफ गाइडलाइंस टू द मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी। ठीक है, इस स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरह से इसको अंदर करना है, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट को ये सब चीजें देनी। तो आई होप दिस इज क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा ना, वो क्या कर सकता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बोल सकता है कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करो आप, काम कराओ, 5 करोड़ रुपए का ये काम है, ये करा दो। अच्छा, अब अपन समझ गए, लोकसभा का अगर हुआ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराएगा, राज्यसभा का इलेक्टेड हुआ तो वो क्या करेगा, वो पूरे स्टेट में करा सकता है, और जो नॉमिनेटेड है लोकसभा और राज्यसभा के, वो कहीं पे भी पूरे भारत में करा सकते हैं। ये तीन चार चीजें याद करनी है। मॉस्पी मिनिस्ट्री याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री। अब देखो, एमपीएलएडी वर्क्स, ये वर्क होता है कैलेमिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन, इस तरह के काम करा सकते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो इसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। एमपीएलएडी के अंदर 5 करोड़ रुपए यहाँ पर भी खर्च कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एमपीज आर मैंडेटरली, उनको रिकमेंड करना पड़ेगा एवरी ईयर वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपीएलएडी टू द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, एरिया इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और 5% फॉर द एरियाज इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल ट्राइब्स। 15% जो एमपीएलएडी फंड है वो यूज होना चाहिए किसके अंदर, शेड्यूल कास्ट एरिया के अंदर, और 5% जो होना है वो किसके अंदर, शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क अंडर द स्कीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ठीक है, तो अब ये तो बात समझ में आ गई सर, एमपीएलएडी स्कीम क्या है। अब हमारा जो करंट अफेयर्स था उसकी तरफ चलते हैं हम। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। अब देखो, ये ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सही चीज है। एमपीएलईडी फंड में कितना पैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी। जैसे मैं मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हूँ, ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि भाई मैंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बोल दिया, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने मेरा काम करा नहीं करा, अब मैं बार बार उसके पास फोन करूँ, फोन उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा, काम कितना प्रोग्रेस में है कितना नहीं है, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है क्या, उसको कुछ मेरे से चाहिए, उसने लिख कर दे दिया, मेरे पास पहुंचा नहीं। तो इसके लिए एक तरह से मोबाइल ऐप ही बना दी, वही इसमें बात कर लो, तुम इसमें इंटरेक्ट कर लो, इसमें कोऑर्डिनेट कर लो, इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा, जिससे स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। एमपी को पता होगा कि बजट में कितना पैसा है, बजट एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर होगा, बजट में कितना पैसा है, और एमपी मॉनिटर कर पाएगा कि किस तरह का एक्सपेंडिचर और इसके अंदर करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बिल्कुल सिंपल चीज है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन इस काम की है। अब मैं पहले ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ाता आपको, फिर एमपी एलईडी स्कीम पढ़ाता, तो आपको समझ में आता नहीं। अब आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। मोबाइल ऐप वुड ऑफर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी अलोंग एमपीज टू प्रपोज, ट्रैक, ओवरसीज द प्रोजेक्ट एट देयर फिंगर टिप्स। ठीक है, द रियल टाइम एक्सेस एनहांसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। एप्लीकेशन विल स्ट्रीमलाइन द कम्युनिकेशन बिटवीन एमपीज एंड रेलिवेंट अथॉरिटी, बार बार में फोन नहीं करना पड़ेगा, आराम से व्हाट्सएप ग्रुप की तरह बात करो। मोबाइल एप्लीकेशन विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग एमपीज विद इंस्टेंट अपडेट, प्रोग्रेस के ऊपर अपडेट होगा उनका। मोबाइल एप्लीकेशन हैज अ फीचर फॉर द बजट मैनेजमेंट एंश्योरिंग एमपीज कैन मॉनिटर एक्सपेंडिचर। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया, ई साक्षी हो गया, एमपीएलईडी स्कीम हो गई। अब नेक्स्ट इज बिन टू रॉन्ग। ठीक है, बिन टू रॉन्ग क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अब बिन टू रॉन्ग इसलिए है कि वो बैटिंग फॉर एक्सोटिक मीट, गैम्बलिंग, डांस इन द मणिपुर डिसेंड्स फर्दर इनटू इलीगलिटी। ठीक है, इसको इलीगल तरीके से इसको मारा जा रहा है, ये बिन टू रॉन्ग है। ठीक है, बिन टू रॉन्ग को, बिन टू रॉन्ग आल्सो नोन एज बियर कैट, ये बियर जैसा भी लिख रहा है देखो, भालू जैसा, और कैट जैसा भी है ना। बियर कैट इसको बोला जाता है, और कैट बियर बोला जाता है। ये क्या है, एक तरह से डेंस फॉरेस्ट में मिलता है, डेंस फॉरेस्ट में, है ना। लोगों पे भरोसा नहीं है इसको, इसलिए जंगल में, डेंस जंगल में छुपा रहता है। ये दोनों खाता है, हर्बीवोरस भी होता है, ठीक है, और कार्निवोरस भी होता है, मतलब ये ओमनीवोरस है। समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं इसके थोड़े थोड़े बाल, छोटे छोटे से बाल, है ना, टफ्ट हेयर्स, छोटे से बिल्ली जैसे कान, ठीक है, लॉन्ग बुशी प्रीहेंस टेल, प्रीहेंसिल टेल। अब यहाँ पर आप देखो,
It has long shady hairs, tufted ears, and a long bushy prehensile tail. ठीक है, ऑल्सो नोन एज बियर कैट और कैट बियर, कोई आ जाए तो ओमनीवोरस होता है, फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। द कलर जनरली इज ब्लैक, ब्लैक कलर होता है विद स्प्रिंकलिंग ऑफ वाइटिश हेयर, थोड़े थोड़े से व्हाइट हेयर इसमें आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। ठीक है, द बिंटुरंग इज प्रिंसिपली नॉक्टर्नल, रात में जगता है, एंड क्रीप पस्कुलर, ठीक है, मतलब दिस दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द ट्विलाइट। ठीक है, it is found most often among the trees, using its prehensile tail as an aid in climbing, चढ़ने के काम आती है पूंछ। ठीक है, it feeds mainly on the fruits such as figs, but it also takes eggs and the small animals। ठीक है ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ओमनिवोरस है। In some areas, binturongs are tamed and have been reported as been affectionate pets, पेट्स बनाकर इसके अंदर कुछ एरियाज में रहते हैं। ठीक है, अब भाई जंगल की लकड़ियों पे जंगल की पेड़ों पे चढ़ते रहता है, पेड़ ही नहीं बचेंगे तो बेचारों का हैबिटाट लॉस होगा। हैबिटाट लॉस ड्यू टू लॉगिंग एंड एग्री बिजनेस, स्पेशली द ऑयल पाम इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो हंटेड फॉर द बुशमीट, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द पेट ट्रेड। ठीक है, इसके लिए भी ये होता है, और इसके कारण इनका स्ट्रक्चर, अब देखो ये बियर भी है और कैट भी है, सोच के देखो, कोई बियर भी है और कैट भी है, बियर कैट बोलते हैं ना, तो उसको सब चिढ़ाते हैं, अरे तू तो बियर है, कोई बोलता है अरे तू तो कैट है, बियर कैट, ऐसे ऐसे इसको चिढ़ाते रहते हैं। तो इसकी हालत है वल्नरेबल, ये वल्नरेबल है। तो आप देखो, इट्स रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द नेपाल, इंडिया एंड भूटान साउथवर्ड टू इंडोनेशिया, आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड जावा, ईस्टवर्ड टू बोर्नियो। ठीक है, और आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर इसका जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल स्टेटस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बिंटुरोंग ये हो गया। अब देखो आपको याद भी हो गया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो चीजें आपको लर्न भी हो जाएगी इसके अंदर साथ साथ। ठीक है, चलो यहीं पे हम एंड करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे मॉड्यूलर कोर्सेज हमने लॉन्च करे हुए हैं भाई। अगर तुमको पॉलिटी में दिक्कत है पॉलिटी का कोर्स लो, हिस्ट्री में दिक्कत है हिस्ट्री का कोर्स लो। ठीक है, आपको अगर ज्योग्राफी में दिक्कत है ज्योग्राफी का कोर्स लो, इथिक्स में दिक्कत है इथिक्स का कोर्स लो। सारे कोर्सेज मैंने अपनी भाषा के अंदर बहुत आसान वे के अंदर बनाए हुए हैं, आप देखो एंजॉय करो। लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी के बैचेस मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। आप यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का तो बहुत ही मस्त कोर्स बना रखा है, ज्योग्राफी का भी है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का भी है। बस अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें धीरे धीरे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहे। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, है ना। बाय बाय, टेक केयर, और करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, हो जाएंगे, डोंट वरी।